बेटा, देख लेना, बहुत ही सोच समझकर और कुछ ढंग का ही ले जाना अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट। राखी है, साल में एक ही बार आता है। इकलौती बहन है तुम्हारी, और बहू तुम्हारी भी इकलौती ननद है, इसलिए उसकी ससुराल में बेइज्जती मत करवाना। राखी पर कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजना अपनी ननद के लिए। माधुरी जी राखी को लेकर बेटे बहू को साफ साफ 4 दिन पहले ही हिदायत दे रही थी कि बेटी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना। सास की बात सुन नीलम ने कहा, लेकिन माँ जी, हम तो हर बार अच्छा ही देते हैं। जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही देंगे ना। बहू की बात सुन चिढ़ते हुए माधुरी जी ने कहा, बस बहू, दिखा दिया ना तुमने अपनी औकात। यही तुम्हारी औकात है। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए तो बड़े पैसे निकलते हैं तुम्हारे पास से, और ननद के नाम पर औकात का रोना रोने लगती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बेटा, तू तो समझ, कहते हुए माधुरी जी अपने बेटे रोहन की ओर देखते हुए बोली, बेटा, ये तो भाभी है, ये तो उसे 1 रुपए भी देना नहीं चाहेगी। खुद के मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देगी, लेकिन तुम्हारी तो बहन है ना, तुम तो समझो। अब इससे ज़्यादा मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं समझा सकती। कहते हुए माधुरी जी कमरे से बाहर चली गई। माधुरी जी के जाने के बाद रोहन और नीलम दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नीलम ने रोहन से कहा, देखा रोहन, तुम्हारी माँ की चालाकी, बेटे के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले से ही आकर धमकाती रहती हैं। मुझसे कहती हैं कि वो तुम्हारी इकलौती ननद है, साल में एक ही बार राखी आती है, और जब खुद के देने की बारी आती है, खुद के ननद के लिए कुछ देना होता है, उसकी बारी आती है तो उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। जो राखी का त्यौहार इनकी बेटी के लिए है, वही तो इनकी ननद के लिए भी है ना। कल बुआ जी कैसे रो रही थी फोन करके। नीलम की बात सुन रोहन ने कहा, नीलम, बात तो तुम सही कह रही हो। बुआ जी का रोना मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी सीधी हैं बेचारी, कितना मानती हैं सबको, लेकिन माँ को कौन समझाए कि उन्हें ना छोड़े। देखो, बुआ जी तो तुम्हारी भी है ना, तुमसे अपना दुख सुख कहती है ना, माँ की तरह प्यार करती हैं। कुछ सोचकर ही तो तुमको बोली है ना। तुम माँ जी को तो समझा ही सकते हो, वो तुम्हारी माँ है। मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारे समझाने से शायद वो समझ जाए। असल में राखी का त्यौहार आने वाला था। रोहन की बुआ सुशीला जी का फोन आया था रोहन के पास। सुशीला जी रोते हुए कह रही थी, रोहन बेटा, कम से कम राखी के दिन भैया को 5 मिनट के लिए ही भेज दिया करो। सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा भाई होते हुए भी मैं कभी भी उसे राखी नहीं बांध पाती, और जब आने के लिए बोलूं तो भाभी के 1000 बहाने होने लगते हैं कि भैया को कहीं जाना है राखी के दिन। भाभी को लगता है कि मैं पैसों के लालच में राखी बांधने को कहती हूँ, इसीलिए वो भैया को मेरे पास आने नहीं देती। बेटा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस भाई के आने से ही खुश हो जाती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाता है। कहते हुए सुशीला बुआ रोने लगी तो नीलम ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, बुआ जी, आप प्लीज़ मत रोइए, हम माँ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सुशीला बुआ तुरंत ही बोली, नहीं बहू, तुम मत कुछ कहना भाभी से, नहीं तो भाभी मुझसे कहेंगी कि मैंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया, उनके खिलाफ चढ़ा दिया। बहू, तुम तो जानती हो ना कि मायके का मोह
मरते दम तक खत्म नहीं होता। चाहे मायके से प्यार मान सम्मान मिले ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का बुढ़ापे तक मायके का मोह खत्म नहीं होता है। क्या करूं, मजबूर हूं। खुद को मनाने की कोशिश करती हूं, लेकिन त्योहार पर आंसू निकल ही जाते हैं। सुशीला बुआ की बात सुन नीलम चुप रही। क्या बोले, उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो सुशीला बुआ ने आगे कहा, बहू, भाभी तो खुद हरदम मायके जाती रहती हैं, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। इसीलिए तो मैं मायके आना भी धीरे धीरे कम कर दी। तो नीलम सुशीला बुआ को समझाते हुए बोली, बुआ जी, आप चिंता मत करिए। इस बार पापा जी जरूर जाएंगे आपके पास राखी बंधवाने। आप बस अपने भैया की राखी की तैयारी करिए। तो सुशीला बुआ डर गई। नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से कुछ मत कहना, चिढ़ जाएंगी खामखा, तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तब नीलम ने बड़े ही प्यार से सुशीला बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि माँ जी आपको कुछ कहें। बस आप अपने भाई के राखी की तैयारी करिए। पापा जी इस बार जरूर जाएंगे। अभी नीलम और रोहन सुशीला बुआ से बातें ही कर रहे थे कि जाने कैसे इसकी भनक माधुरी जी को लग गई और वो भागते हुए उन दोनों के कमरे में आई और नीलम से फ़ोन छीनते हुए बोली, अरे नहीं जीजी, बहू को कुछ पता ही नहीं है। ये तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भाई को तो उस दिन कहीं जाना है। उन्होंने मुझे बताया था सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और आने में रात भी हो सकती है। बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना आप। कहते हुए माधुरी जी ने फ़ोन काट दिया और गुस्से में नीलम से बोली, बहू, अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है? मेरे रहते तो अपना मालिकाना तो चलाने की कोशिश में पागल नहीं घर में। मुझे भी पता है कि किससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मेरी ननद है, मैं समझ लूँगी। तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन देखता है भाई ननद को? राखी है, त्यौहार है। अरे ये नए नए बच्चों का होता है राखी का त्यौहार, बुढ़े बुढ़ियों का नहीं। उम्र के साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। अब वो 100 साल तक जिएगी तो 100 साल तक राखी बंधवाने कौन जाएगा? और वैसे भी मैं भी बेटी को देखूं कि जिंदगी भर ननद को लेकर ही चलती रहूंगी। तीज है, त्यौहार है, राखी है, हर चीज पर बुलाते रहो, देते रहो। इतनी कमाई नहीं है मेरी। आइंदा से उनका फोन आएगा तो मुझे दे देना। तुम लोगों को बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। कहते हुए गुस्से में फिर से माधुरी जी चली गई। नीलम और रोहन को माँ की हरकतें बहुत बुरी लगी। रोहन अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था, बिना मतलब का घर में कलेश नहीं करवाना चाहता था, और इसी कलेश से नीलम भी डर रही थी। लेकिन सुशीला बुआ के लिए दोनों को बुरा भी लग रहा था। इसीलिए नीलम बार बार रोहन से अपनी माँ को समझाने के लिए कह रही थी। रोहन ने एक बार तो माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन माधुरी जी सुनने को तैयार ही नहीं हुई। तो आखिरकार नीलम ने ही दिमाग लगाया और उसने रोहन को भी अपने साथ मिला लिया। जैसे ही राखी का दिन आया, माधुरी जी सुबह से ही रोहन को बेटी के यहाँ जाने के लिए बार बार परेशान कर रही थी। अरे रोहन, तो बैठा क्यों है भाई? पता नहीं है आज राखी है? जा, जल्दी जा, तेरी बहन इंतजार कर रही होगी बिना कुछ खाए पिए। रोहन माँ की बात को अनसुना करते हुए आराम से हॉल में बैठ पेपर पढ़ रहा था। रोहन का ऐसे शांत होकर पेपर पढ़ना माधुरी जी के लिए और भी आग का काम किया। वो गुस्से में पेपर खींचते हुए बोली, रोहन, ये क्या तरीका है? तेरा नाटक अब बढ़ता ही जा रहा है। जा जल्दी
सुबह से कितने फ़ोन आ चुके हैं उसका, तुम्हें पता है? और वैसे भी गिफ्ट तो तुम दोनों ने दिखाया ही नहीं जो अपनी बहन के लिए लाए हो। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं क्या लाए हो। तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ माँ। उसने तुरंत ही नीलम को बुलाया और कहा, नीलम, कल मैं जो ऋचा के लिए गिफ्ट लाया था ना, लाना माँ को भी दिखा दें। माधुरी जी खुश हो गई कि बेटी के लिए कुछ तगड़ा गिफ्ट आया होगा। नीलम जैसे ही लाकर रोहन के हाथ में एक डब्बा पकड़ाती है, डब्बा खोलते ही माधुरी जी चिल्ला पड़ी, ये क्या लाया है? ये साड़ी है? ये 300-400 की साड़ी तो मेरी बेटी को देगा राखी पर? रोहन, शर्म नहीं आ रही तुझे? समझाया था ना कि उसके ससुराल में कोई ढंग का गिफ्ट ले जाना। एक ही तो बहन है तुम्हारी और साल में एक बार राखी आती है। तुम ये लुगरी पकड़ाओगे उसे? तो रोहन ने कहा, माँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्च है। इतना सुनते ही चिढ़ गई माधुरी जी और चिल्लाते हुए बोली, बेटा, ऐसा भी कौन सा खर्च बढ़ गया तुम्हारा जो तुम अपनी बहन को एक ढंग का गिफ्ट नहीं दे सकते? अरे, इससे अच्छा तो तुम उसे 2-3 हजार रुपए ही पकड़ा देते। तो नीलम तुरंत पीछे से बोली, माँ जी, आपने ही कहा था ना कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। तो मेरी भी तो 5 महीने की बेटी है। उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, दान दहेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया कि बेटी के लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ननद का हमने जिंदगी भर ठेका थोड़े ही लिया है। अगर वो 100 साल जिएगी तो 100 साल क्या हम उसको गिफ्ट देते रहेंगे? भाई, हमारी औकात नहीं है इतनी। अगर उनको ये साड़ी पसंद है तो रोहन अभी चले जाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। उनको बोल दीजिए कि राखी भेज देंगी। क्यों रोहन? कहते हुए नीलम ने रोहन की ओर देखा तो रोहन ने भी कहा, माँ, नीलम ने बिल्कुल सही कहा, हमारी भी बेटी है, हम भी अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। कब तक ऐसे बहन के ऊपर पैसे उड़ाते रहेंगे? बहुत हो गई राखी। बेटे बहू की बात सुन माधुरी जी समझ गई कि ये दोनों मेरी ही बातों को मेरे ऊपर पलट रहे हैं। मन ही मन समझ गई कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। बहू बेटे की बात से माधुरी जी दुखी हो गई। अब वो परेशान बार बार घड़ी देखने लगी। दोपहर के 12 बजने वाले थे। रोहन जाने को तैयार नहीं था और जाता भी तो ऐसी साड़ी के साथ माधुरी जी उसे जाने नहीं देती। उधर बार बार बेटी का फोन आ रहा था। बेटी परेशान थी भाई के लिए। धीरे धीरे करके 2 बज गए। अब माधुरी जी को रोना आने लगा। बेटी के बारे में सोच आखिरकार बहुत हाथ पैर चलाने के बाद भी जब वो रोहन को नहीं भेज पाई तो आखिरकार उन्होंने खुद को अपने बेटे के आगे सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि बेटा, मैं समझ गई तू क्यों नहीं जा रहा वहाँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो तुम्हारी बुआ के लिए बोला था वही बोली तुम दोनों बोल रहे हो ना मेरी बेटी के लिए। बेटा, शायद गलती मेरी ही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि तब बात मेरे ननद की थी और अब बात मेरी बेटी पर आई है। तब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं और राखी क्या होता है। देख बेटा, तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाओ। बेचारी बड़ी आस लगाए तेरा इंतज़ार कर रही है और मैं अभी के अभी तेरे पापा को तेरे बुआ के यहाँ भेजती हूँ, वो भी अच्छी महंगी साड़ी देकर। देख, तेरे सामने निकालती हूँ। कहते हुए भागकर माधुरी जी अपनी अलमारी से 1000 रुपए वाली साड़ी निकाल कर लाई और रोहन नीलम को दिखाते हुए बोली, देखो, मैं ये साड़ी भेजूंगी तुम लोगों की बुआ को। मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। जा बेटा।
अपनी बहन के यहाँ जा। अब मैं तेरे पापा को भी भेजती हूँ उनकी बहन के घर, कहते हुए माधुरी जी भाग कर बाहर गई अपने पति को बुलाने। अब नीलम और रोहन एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े। नीलम ने तो जैसे राहत की सांस ली, क्योंकि उसने तो सुशीला बुआ से वादा किया था कि पापा जी राखी पर जरूर जाएंगे। अब जाकर उसका वादा पूरा हुआ। आखिर मायका तो मायका होता है, और मायके का मोह तो मरते दम पर भी खत्म नहीं होता।